जब फूलन देवी को कानूनी रूप से सजा मिल चुकी थी, उसके बावजूद आपने उनकी हत्या क्यों की? या नहीं की, इस बात का फैसला ऑनरेबल कोर्ट करेगी। निषाद राज जी का आप नाम ले रहे हैं, अपने राजनीतिक जो करियर है उसको चमकाने के लिए, दलितों को लुभाने के लिए, कहीं इसके पीछे का ये कारण तो नहीं है? मेरा यही कहना है कि मुझे इसमें गलत फंसाया गया। फूलन देवी ने जिन ठाकुरों की हत्या की थी गोलियों से, जिनको मारा था, तो कुछ उसमें आपके रिश्तेदार भी थे क्या? बाहर सड़क पर जो है उनके ऊपर जो है गोली चली। तो आप गोली चली बेशक, तो आप वहाँ से फरार क्यों हुए? ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूलन को ही गोली लगी थी। तो आपका उनके घर पे आना जाना था, मतलब कितने टाइम से आना जाना था फूलन देवी जी के यहाँ पर? तो उसकी वजह से वो जेल। तो राणा जी, आप कहते हैं कि ये बहुत सारी बातें जो आपके ऊपर हत्याकांड का आरोप लगता है, या जो ठाकुरों का आरोप लगता है कि रेपिस्टों को मारा, आप कहते हैं ये एक फिल्म है जो उनके आदमी वाला, हस्बैंड वाला बता रहे हैं कि उनके हस्बैंड ने उनके साथ रेप किया, कहीं ये, क्योंकि ये भी तो फिल्म का ही पार्ट है, तो ये आपको कैसे पता है इस बारे में? चाहे पानी भरना हो, चाहे कहीं नदी में जाना हो, चाहे खेत में जाना हो, हर तरीके से उनको परेशान करते थे। इस पर आपका क्या कहना है? भाई ये कैसे कह सकते हैं आप इस चीज़ को? ठीक है, एक मुस्लिम थे, एक दलित व्यक्ति थे उसमें, लेकिन बाकी के जो ठाकुर तो थे ही ना। हाँ, हो सकता है वो हो। तो जब भीमई गांव में पकड़ लिया तो उसके साथ डाकू गिरोह ने बदतमीजी की है, नहीं की है, लेकिन मैं मानता हूँ की है। उन्होंने जो है इंसाफ, दलितों की आवाज़ बनी थी फूलन देवी, दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने गैंग बनाया, अगर बनाया भी ऐसा गैंग तो ठीक है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब उन्होंने भय, उनका काम भय नहीं था, उन्होंने सारा जीवन जो भय में जिया, उसके आगे भय क्या है? गरज उठी बिहड़ में, वो बंदूक पुरानी थी, नाम था उसका फूलन देवी, वो चंबल की रानी थी। जय भीम साथियों, मैं हूँ गोरखनाथ। दोस्तों, आज हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पर, फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली। उस पोस्ट पर हमने जो है आपको बताया कि आज हम जिनका इंटरव्यू करने वाले हैं उन पर फूलन देवी की हत्या का आरोप है। उस पोस्ट में हमने पूछा आपसे कि आज हम फूलन देवी के बारे में, उनकी हत्या के बारे में शेर सिंह राणा जी से प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों, कई बार हम कमेंट सेक्शन अगर हम देख रहे हैं तो उसमें आप लोगों का कहना है, जो हमारे दर्शक हैं उनका बोलना है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू कैसे ले सकते हैं जिन पर फूलन देवी की हत्या का आरोप है? किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू कैसे ले सकते हैं जो दलितों के खिलाफ हैं? तो दोस्तों, एक बात बताएं, मैं आप सभी अपने दर्शकों से पूछना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज तक किसी भी बहुजन समाज के किसी भी चैनल ने क्या कभी फूलन देवी के हिस्से का प्रश्न पूछा? क्या उन्होंने पूछा कि उस दिन क्या हुआ था? क्या उन्होंने पूछा कि शेर सिंह राणा जी, आपने फूलन देवी की हत्या क्यों की? तो दोस्तों, ये सारे सवाल, ये पहली बार ऐसा एक्सक्लूसिव है कि हम आपके इस चैनल पर, भीम सेना पर, ये सारे सवाल, कुछ कड़वे सवाल हम आज शेर सिंह राणा जी से पूछेंगे और जानना चाहेंगे उस दिन की सच्चाई के बारे में कि उस दिन क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं आज बताऊं कि शेर सिंह राणा जी आज के टाइम पर अगर हम देखें तो इनके कई रूप हैं। आज एक टाइम पर इनका जो है हत्या का आरोप लगा तो इनको एक हत्यारे के रूप में देखा गया। फिर इनके जीवनी पर फिल्म बनी जिसमें इनको एक्टिंग का भी रोल ऑफ़र किया गया, तो आने वाले टाइम में ये उसमें एक्टिंग खुद भी कर रहे हैं, तो एज ए एक्टर भी हम इनको देख सकते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं इन्होंने अपनी पार्टी बनाई आरजेपी के नाम से, और जो पूरे भारत में जो है हर जगह ये अपने जो है कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। तो एक राजनीतिक भी इनका जो है एक समीकरण, मतलब राजनीतिक छवि भी इनकी तैयार हो गई है। तो राजनीतिक छवि के कारण आज हम राणा जी से पूछना चाहेंगे कि कुछ हम राजनीतिक क्वेश्चन से ही अपनी शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं शेर सिंह राणा जी से। शेर सिंह राणा जी, जय भीम, भीम सेना में आपका स्वागत है। जी, जय भीम, जय राजपुताना, जय भारत। सबसे पहले राणा जी, आप ये बताएं, क्योंकि आप आज आपका राजनीतिक चेहरा भी है जी, तो अयोध्या जहाँ से बीजेपी का एक गढ़ कहा जाता है, जहाँ से श्री राम के नाम पर इन्होंने जो है पूरी लड़ाई लड़ी चुनाव जीतने के लिए, और वहीं बीजेपी हार गई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी वहाँ से सही हारी और भविष्य में भी हारेगी, क्योंकि बीजेपी ने जो प्रभु श्री राम की इच्छा थी उसको पूर्ण नहीं करा। जहाँ प्रभु श्री राम जी स्थापित हैं वहाँ पे निषाद राज जी की भी मूर्ति लगनी चाहिए, भव्य मूर्ति लगनी चाहिए, और जो उनके दूसरे भी सहयोगी रहे हैं उनकी भी जब वहाँ पे मूर्ति स्थापित होगी तो तब प्रभु श्री राम खुश होंगे और तभी वो एक असली राम मंदिर बनेगा। और बीजेपी ऐसा करे, अगर उनके बस की ये बात नहीं है तो शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी,
इसको करेगी और निषाद राज जी की एक भव्य प्रतिमा बनाएगी और तब अयोध्या से हम और हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी। राणा जी, एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि निषाद राज जी का आप नाम ले रहे हैं अपनी राजनीतिक जो करियर है उसको चमकाने के लिए, दलितों को लुभाने के लिए, कहीं इसके पीछे का ये कारण तो नहीं है? निषाद राज जी को हम भगवान मानते हैं, उनको किसी जाति या वर्ग में बांटना एक मूर्खता वाली बात है। कौन कहता है कि भाई वो दलित हैं, या भगवान या देवता जो होते हैं वो उनकी कोई जाति या वर्ग थोड़ी ना होता है, वो तो सभी के पूजनीय होते हैं। तो हम तो मन से उनको अपना प्रेम करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, और जितने हम प्रभु श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं, ऐसे ही निषाद राज जी को भी मानते हैं। चलिए, अब हम कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे जिसका हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको इंतज़ार है, और वो हर कोई अपने समाज से जुड़ा, हर व्यक्ति भीम समाज से जुड़ा जानना चाहता है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है कि जब फूलन देवी को कानूनी रूप से सज़ा मिल चुकी थी, उसके बावजूद आपने उनकी हत्या क्यों की? देखिए, उनकी हत्या मैंने की या नहीं की, इस बात का जो फैसला है वो तो जो ऑनरेबल कोर्ट है वही करेगी। तो जज एक तरीके से जो है भगवान का रूप है वहाँ पे बैठे हुए, लोकतंत्र के अंदर वो एक भगवान का ही रूप है। और जब आपका कोई केस जो है भगवान के सामने रखा हुआ हो तो उसमें आप फैसला सुनाने के हकदार नहीं। तो की या नहीं की, इस बात का फैसला ऑनरेबल कोर्ट करेगी, और जो भी उनका फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा। मेरा यही कहना है कि मुझे इसमें गलत फंसाया गया है। लेकिन राणा जी, आपको याद होगा अच्छे से कि उस टाइम पर जब उनकी हत्या हुई थी, वो उस टाइम पर ना उनके पास कोई हथियार था और एक राजनीतिक चेहरा, बहुत बड़ा चेहरा हो चुकी थी। और उस टाइम पर आपने जब आप फरार क्यों हुए? आपको मतलब बाकायदा पुलिस ने पकड़ा और आपने जेल में एक्सेप्ट किया कि आपने उनकी हत्या की है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं ना तो कहीं से फरार हुआ और ना ही मुझे किसी ने अरेस्ट किया जी। उसमें एक षड्यंत्र के रूप में मेरा नाम आया जी, जिसके कारण मुझे खुद ही सरेंडर करना पड़ा। और जब मैंने सरेंडर किया तो पुलिस कस्टडी में जो बयान देने के लिए मुझसे कहा गया वो मजबूरीवश मुझे देना पड़ा। जो लोग ये बोलते हैं, कहते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बाकायदा कोर्ट के अंदर भी एविडेंस के रूप में पुट अप हुआ था कि आपने चैनल के सामने, मीडिया चैनल के सामने स्वीकार किया। तो आप पुलिस कस्टडी में चले जाइए, या जो ऐसा सोचता है कि भाई पुलिस के सामने स्वीकार किया, चैनल के सामने स्वीकार किया, तो वो पुलिस कस्टडी में चला जाए। फूलन देवी क्या, वो कहेगा महात्मा गांधी जी को भी उसी ने मारा। तो जब आप रिमांड पे होते हैं तो पुलिस कैसे, भारत के अंदर आप जानते हैं उसका पूछताछ करने का तरीका, तो लोगों को स्वीकार करना पड़ता है, और उसको जज ने भी जो है स्वीकार नहीं किया उस एविडेंस। लेकिन इस हत्याकांड के इर्द गिर्द तो आप भी घूमते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आप वहाँ पर गए थे, बहुत सारी ऐसे एविडेंसेस हैं, आखिर कुछ तो है। राणा जी, जिस टाइम पर फूलन देवी ने ठाकुरों की हत्या की तो उस टाइम पर आपकी उम्र लगभग 3 से 4 साल की रही होगी, क्या कहते हैं आप, जिस टाइम पर हत्या हुई? हाँ जी। हाँ। और 20-22 साल की उम्र में आपके ऊपर आरोप लग गया कि आपने उनकी हत्या कर दी। तो आपने मतलब कैसे आया, मतलब इर्द गिर्द तो थे आपका, कुछ ना कुछ तो रोल आपका होगा उस टाइम पर। देखिए, मेरी उम्र उस समय क्या थी या उनके जो इर्द गिर्द की आप बात बता रहे हैं, मैं उनके इर्द गिर्द क्या बहुत दूर दूर तक भी नहीं था, क्योंकि जो फूलन देवी हैं वो बिलोंग करती हैं जालौन डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश के जो है चंबल वाले एरिया में आता है जी। और मेरा जन्म जो है वो रुड़की हरिद्वार में हुआ है सन 2001 में। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे परिचित लोग थे, वो लोग फूलन देवी की जो एकलव्य सेना उन्होंने बनाई हुई थी उससे जुड़े हुए थे। तो उनके साथ जो है मैं, उनसे मेरा परिचय हुआ और आना जाना हुआ। ऐसा नहीं है कि फूलन जो है जब उनकी हत्या हुई तो वो अकेली थी। फूलन देवी के साथ बाकायदा सुरक्षाकर्मी थे, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा थी, उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा थी, और इस हत्याकांड के अंदर बाकायदा जो पुलिस ऑफिसर है वो भी घायल हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूलन को ही गोली लगी थी। तो आपका उनके घर पे आना जाना था, मतलब कितने टाइम से आना जाना था फूलन देवी जी के यहाँ पर? वो मैं 1 बार या 2 बार गया होगा। वो जो मैं बता रहा हूँ, जो
उनकी सहयोगी थी, जी। वो हमारे शहर की थी, तो वो मुझे अपने साथ ले जा लेती थी वो जी। फैमिली। तो उन्हीं के ही थ्रू एक दो बार मैं गया। तो वो जब उनको दिल्ली आना होता था या कहीं पे भी दूसरी जगह भी जाना होता था, ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली ही, वो मेरे को लेके दूसरे जगह पर भी कभी कभी चले तो जो 800 गाड़ी थी, क्या वो आपकी गाड़ी थी जो वहाँ पकड़ी गई थी हाँ हत्या के बिल्कुल। टाइम पर? हाँ हाँ? हाँ बिल्कुल। वो आपकी गाड़ी थी? हाँ बिल्कुल, वो मेरी गाड़ी थी। जी। और तो वहाँ कैसे पहुंची गाड़ी? बताया ना, मैं जी। उनको साथ में लेकर अपने साथ जी उस दिन आया था मैं। जी जी जी। अच्छा। और वहीं पर मौजूद था। जी तो उनको बनाना चाहिए था मेरे को विटनेस, जी। और बनाया हत्यारा। मतलब आपके सामने हत्या हुई थी? हाँ, आप कह सकते हैं। नकाबपोश लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी। तो आपने उनको बचाने की कोशिश नहीं की? आप वहाँ मतलब खड़े थे? नहीं, मैं उस समय बिल्कुल वहीं पर मौजूद नहीं था। जी। मैं अंदर मौजूद था, अच्छा। और जहाँ पे उनकी बहन थी, जी जहाँ पे उनका पीए था, तो मैं वहाँ पे बैठा था। और जो हत्या हुई थी वो घर के अंदर नहीं हुई थी। उनकी बहन यानी मुन्नी देवी जी? मुन्नी देवी जी, जो जी। उनकी सगी बहन है। अच्छा। तो वो, हम लोग अंदर थे, जी और बाहर सड़क पर, जी। जो मेन गेट था, बाहर सड़क पर जो है उनके ऊपर जो है गोली चली। तो आप गोली चली बेशक, तो आप वहाँ से फरार क्यों हुए? मतलब आप फरार हुए और बाद में आपने आत्मसमर्पण, अगर गोली चली थी तो आप वहीं खड़े रहते, आप बाकायदा विटनेस बनते, इसके पीछे का क्या कारण था? देखिए, सिर्फ उसको आप फरार का होना नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला वहाँ पे था। वहाँ जितने भी लोग थे, सब लोग वहाँ से चले गए थे, क्योंकि सब लोग डर गए थे। तो वहाँ पर कोई नहीं रहा था। बाद में पुलिस ने जैसे पूछताछ करी कि भाई कौन कौन लोग थे, तो फिर एक एक करके सभी लोगों से मतलब सभी लोगों को एक तरीके से अरेस्ट करना शुरू किया जी, पूछताछ करने के लिए। अच्छा, बताया जाता है कि फूलन देवी ने जिन ठाकुरों की हत्या की थी गोलियों से, जिनको मारा था, तो कुछ उसमें आपके रिश्तेदार भी थे क्या? देखिए, मेरा इतनी दूर में ना तो कोई रिश्तेदार है, जी और मरने वालों में जी जो भेमई कांड जिसको बोलते हैं, जी। तो ऐसा नहीं है कि उसमें मरने वालों में सिर्फ ठाकुर हैं। उसमें मरने वालों में दलित लोग भी हैं, उसमें पिछड़ी जाति के भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, और उसमें ठाकुर भी हैं। तो भेमई कांड में जो फूलन ने जो 20 लोगों की हत्या की है, उसमें सभी जाति और धर्म के लोग हैं। और बाकायदा मैं आपको नाम बता सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद तो हमें सारी जानकारी उस केस से संबंधित मिली। जी, अगर बताना चाहे तो हम नाम बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, देखिए उसमें एक का नाम है राम अवतार कठेरिया जी जो कि धानक समाज से आता है, जो कि एससी वर्ग में आते हैं। जी। धानक जो है। एक है उसमें तुलसी राम मौर्य, तो वो जो है सैनी समाज से आता है, जो कि पिछड़े वर्ग में आते हैं। जी। और कुशवाहा भी लिखते हैं कहीं कहीं पर। जी। और उसमें एक थे नज़ीर खान। जी। नज़ीर खान तो मुस्लिम था। जी। और उसमें दूसरे और अन्य लोग भी थे, और कुछ ठाकुर भी थे। जी। तो ये सभी लोग उस दिन फूलन के द्वारा मारे गए। जी। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करता हूँ कि एक बात, कि सभी के सभी लोग जो ये बोलते हैं कि फूलन ने ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया, ये बात गलत है। मरने वालों में दलित, मुस्लिम, पिछड़े, ठाकुर सब लोग हैं। दूसरी बात, ये बोलते हैं कि भाई फूलन ने जो है अपने रेप करने वाले को, जिन्होंने उनके साथ बलात्कार किया, उनसे बदला लेने के लिए उनको मार दिया। ये बात भी बिल्कुल गलत है। जो मरने वाले हैं उनमें ना ही तो कोई बलात्कारी था, ना ही कोई डाकू था। और मैं भीम सेना का जो ये आपका चैनल है, इसके माध्यम से ये आपको आप इसके रिपोर्टर हैं, आपको भीम सेना के चैनल को ये चैलेंज देता हूँ कि अगर आप या कोई भी व्यक्ति, आपकी बात काटना चाहूँगा कि हमारा ये पूरे समाज का चैनल है, ये दलित समाज का चैनल है, दलित समाज की आवाज़ उठाता है, तो ये आप पूरे दलित समाज के लिए कह रहे हैं? जी बताएं। जी, मैं अपने दलित भाइयों को ये जो है मतलब चैलेंज देता हूँ कि अगर कोई ये साबित कर दे कि भेमई कांड में फूलन ने सिर्फ ठाकुरों को मारा है, या फिर बलात्कारियों को मारा है, या डाकुओं को मारा है, तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। आपके संपर्क होंगे। देखिए, कोई भारत बहुत बड़ा नहीं है, नज़दीक की जगह है, आप वहाँ जाइए,
पुलिस केस को जो FIR है उसको पढ़िए, जी। साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी के सभी लोग बेगुनाह थे, उनमें से कोई भी डाकू नहीं था, उसमें से कोई भी बलात्कारी नहीं था। वहाँ पे किसी का घर बन रहा था, तो ये लोग जो है भेमई के भी नहीं थे। भेमई के पास एक जगह है सिकंदरा, जी तो वहाँ से ये मजदूरी करने गए थे। और इसका प्रूफ क्या है, जी ये लोगों ने अभी पिछले साल ही जो है SC/ST आयोग में, पिछड़े आयोग में और अल्पसंख्यक आयोग में, जिसका जो आयोग है जी उसमें एप्लीकेशन लगाई थी इनके घर के लोगों ने। तो इन्होंने कहा कि भाई एक सिलाई मशीन दी गई थी और हमें आर्थिक सहयोग दिया जाए। तो उसमें क्या हुआ ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इन्होंने आयोग में लगाया था। और अभी 3 महीना पहले भेमई कांड में जो है सज़ा सुनाई गई है। 41 साल के बाद पूरे देश का जो सबसे बड़ा पेंडिंग केस था, 41 साल से सेशन कोर्ट में केस पेंडिंग था, तो 41 साल के बाद अभी 3 महीना पहले सज़ा हुई है। और उसमें सज़ा हुई है फूलन और उनके गैंग को सज़ा हुई है। और सज़ा ये हुई है कि उन्होंने बेगुनाह और निहत्थे लोगों को, गांव के जो आम साधारण लोग थे, उनकी हत्या की थी। फूलन देवी को ठीक है आपने जो बताया, लेकिन फूलन देवी आखिर फूलन देवी बनी क्यों? वो तो एक गांव की सीधी सादी बच्ची थी, सीधी सादी बच्ची थी, क्यों डाकू बनना पड़ा? आपके हिसाब से इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्या उनके ऊपर गुजरी होगी कि आखिर क्यों इन्होंने ये सब चीज़ें की? तो इसके आपकी क्या सोच है, आप ये बताइए। देखिए, फूलन देवी के लिए ऐसा बोला जाता है, और जो सहानुभूति लोग बनती है उनके प्रति, वो ये बोला जाता है कि भाई उनकी कम उम्र में शादी हुई। उनकी जो मतलब ट्रेजेडिक जो लाइफ में हुई है, जी। उनकी कम उम्र में शादी हुई। फिर जिससे शादी हुई वो जो अधेड़ पति था, जी। उसने जो है उनके साथ बलात्कार किया। फिर उनकी ज़मीन पर कब्जा हो गया। फिर जो है वो ज़मीन को छुड़ाने के लिए उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, तो उसकी वजह से वो जी, तो राणा जी आप कहते हैं कि ये बहुत सारी बातें जो आपके ऊपर हत्याकांड का आरोप लगता है, या जो ठाकुरों का आरोप लगता है कि जो मतलब उन्होंने जो है उनको रेपिस्टों को मारा, आप कहते हैं ये एक फ़िल्म है, ये एक फ़िल्म में जो बनाया गया था ये वो चीज़ है। लेकिन आप भी जो ये बता रहे हैं, कहीं ये भी तो फिल्म स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं है जो उनके आदमी वाला, हस्बैंड वाला बता रहे हैं कि उनके हस्बैंड ने उनके साथ रेप किया, कहीं ये, क्योंकि ये भी तो फिल्म का ही पार्ट है। तो ये आपको कैसे पता है इस बारे में? ये ऐसे पता है कि फूलन का जो पहला पति था, उससे उनको वो छोड़कर आ गई, जो कि आप उनकी जो माताजी हैं, आप लल्लन टॉप पर उनका इंटरव्यू देख सकते हैं। तो उन्होंने इस बात को उसमें भी बोला भी है, और ये सर्व जग को मालूम है कि उनकी छोटी उम्र में शादी हुई। लेकिन जो भी उनके साथ ये ट्रेजेडी हुई, तो मेरा अपने दलित भाइयों से ये पूछना है कि उनकी छोटी उम्र में शादी हुई, तो इसमें ठाकुरों को क्या लेना देना? शादी की उनके माता पिता ने, उनके समाज का व्यक्ति था जिससे उनकी शादी हुई। लेकिन उस टाइम पर ठाकुर दलित समाज को, जो दलित समाज के लोग हैं, बहुत परेशान करते थे, बहुत पीड़ा करते थे, हर तरीके से टॉर्चर करते थे। कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ते थे कि जिससे वो उन्हें परेशान कर सके, चाहे पानी भरना हो, चाहे कहीं नदी में जाना हो, चाहे खेत में जाना हो, हर तरीके से उनको परेशान करते थे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये मुझे जानकारी नहीं है जी, क्योंकि मुझे तो ये जानकारी है कि उनके बहुत दूर दूर तक कोई ठाकुरों का गांव नहीं है जहाँ पे उनका अपना गांव है। जी। लेकिन अगर कोई ऐसा करता था तो वो गलत करता नहीं, था। भेमई के बगल में जहाँ पर इनकी हत्या हुई है, इन 20 आदमियों की, जिनको जो ठाकुरों की हत्या हुई है, वो ज़्यादा दूरी नहीं है, आई थिंक 20 मिनट की दूरी है। नदी से अगर वो पार करें तो 15 मिनट मात्र लगेगा। और बाई रोड कोई बहुत ज़्यादा दूरी, वो भी ठाकुरों का ही गाँव है। नहीं, हाँ। जो आपको बता दूं कि जहाँ पे फूलन उनका अपना जो गांव है वो उससे दूर है, मतलब बहुत दूर नहीं है, लेकिन अच्छी खासी दूरी है। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये तो मुझे मालूम नहीं है कि भाई परेशान करते थे या नहीं करते थे, लेकिन अगर करते थे तो वो गलत था। वो घटिया लोग थे, वो नीच लोग थे। किसी को भी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र के हिसाब से अगर कोई किसी को परेशान करता है, कोई गलत बात बोलता है, तो वो गलत आदमी है, गलत व्यक्ति है। और अगर कोई एक व्यक्ति किसी समूह में गलत करता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो पूरी जाति या पूरा धर्म गलत है। फूलन का जल्दी शादी हुई, उसमें उनके माता पिता का रोल है। उनके ज़मीन पर कब्जा हुआ तो उनके जो सगे चाचा जी के लड़के थे, उन्होंने उनकी ज़मीन पर कब्जा किया। उन्होंने ही उनको जेल भिजवाया था पहली बार। लल्लन टॉप पे उनकी माताजी ने ये भी बताया कि भाई उसकी ज़मानत जो है वो कराई ठाकुर परिवार के लोगों ने। और
जो डाकू उनको घर से उठा के ले गए थे वो भी विक्रम मल्ला ले गया था, जो कि उन्हीं के ही समाज से वास्ता रखता है। तो उनका जो वास्ता पड़ा है वो अपने ही समाज से पड़ा शुरुआत में। बाद में जब वो डाकू बन गई तो उनका जो राइवलरी गैंग था वो श्री राम लाला राम का गैंग था। श्री राम लाला राम ठाकुर थे। अगर उन्होंने फूलन के साथ किसी भी प्रकार से कोई गलत हरकत की तो फूलन को उनको मारना चाहिए था। अगर फूलन उनको मारती तो मैं फूलन को बहुत अपना आइडल मानता, लेकिन फूलन ने जिन्होंने उनके साथ गलत किया उनके हिसाब से तो फूलन ने उनको तो कुछ कहा नहीं या उनका तो कुछ कर नहीं पाई। उन्होंने उनका जो गुस्सा था वो जो साधारण लोग थे उनके ऊपर उतारा। अब ये भी कहते हैं कई लोग कि वो जो गाँव नहीं, तो साधारण लोग थे, ये तो कहानी है ना। आप बताएं रागा जी, तो साधारण, ये तो हम भी नहीं कह सकते ना साधारण थे, क्या पता वही लोग हो उसमें से शामिल हो। ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, कोई प्रूफ तो है नहीं इसका। प्रूफ तो आपके जितने भी जो दर्शक हैं मैं उनको चैलेंज दे रहा हूँ। आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप मुझे 10 दिन बाद, महीने बाद, साल भर बाद दोबारा बुला सकते हैं। आप भीमई गांव में जाइए, आप उस क्षेत्र में जाइए, कानपुर देहात में वो पड़ता है। केस का फैसला भी 3 महीने पहले हुआ है। आप कोर्ट से जो है, आप तो मीडिया चैनल चला रहे हैं, आप जो है केस की फाइल निकाल लीजिए, उसमें आप देख लीजिए कि मरने वाला कोई डाकू है या नहीं है। मरने वाले एक ही गांव के, एक ही क्षेत्र के लोग हैं। कोई डाकू गिरोह ऐसा होता है कि एक ही गांव पूरा डाकुओं का हो गया? नहीं, तो ऐसा भी नहीं होता कि भाई गिरोह जो है कई अलग अलग जगह हो सकता है, भाई हो, आपस में रिश्तेदार हो, इस जगह से तो एकजुट होकर के बन जाते हैं। भाई ये कैसे कह सकते हैं आप इस चीज़ को? ठीक है, एक मुस्लिम थे, एक दलित व्यक्ति थे उसमें, लेकिन बाकी के जो ठाकुर तो थे ही ना। हो सकता है वो हो गैंग में शामिल हो किसी। फूलन ने उन लोगों की जो हत्या की है उसके पीछे 2 रीज़न। एक रीज़न तो है कि अपने जो उनका अपना नया गैंग बनाया था उन्होंने, उसका भय कायम, उसका डर कायम। दूसरा रीज़न ये बताया जाता है, नहीं, वो उन्होंने गैंग भय के लिए तो नहीं बनाया था रागा जी। उन्होंने जो है इंसाफ, दलितों की आवाज़ बनी थी फूलन देवी, दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने गैंग बनाया। अगर बनाया भी ऐसा गैंग तो ठीक है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब उन्होंने भय, उनका काम भय नहीं था। उन्होंने सारा जीवन जो भय में जिया, उसके आगे भय क्या है आप बताइए। नहीं, देखिए ये तो आपको ऐसा लगता है। देखो, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे जी, चाहे वो फूलन देवी हो या कोई भी व्यक्ति हो। देखिए, फूलन जो है किसी भी कारणवश, और मुख्य कारण था उनका ज़मीन पे कब्जा होना। ज़मीन कब्जा की उनके चाचा के बच्चों ने। इसको फैक्ट को आप कहीं भी चेक करा लीजिएगा। तो उस वजह से वो डाकू बनी। जब वो डाकू बन गई तो फिर जो डाकुओं का काम होता है, डकैती मारना, लूट करना, ये सब काम किए उन्होंने भी। ऐसा तो है नहीं कि लूट मार नहीं करी है, डकैतियाँ नहीं मारी। हर डकैती में 2-2, 4-4 लोगों का मर्डर भी हुआ। तो उसमें ना कोई उनके साथ अत्याचार करने वाली बात थी, ना कुछ बात थी। जब आप डकैती मारने गई हो तो उन्होंने हत्या भी करी। तो अब दादा जी, एक महिला होने के नाते और एक बच्ची होने के नाते जो उनके साथ भी घटना घटी उस टाइम पर, उसमें कोई बच्चा सरवाइव भी नहीं कर सकता था, इतना तो आप मानते हैं? नहीं, आप मुझे ये बताइए ना कि क्या घटना घटी। आप ये कहते हो कि भाई उनके साथ रेप हुआ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ पर उस समय 100 गैंग थे डाकुओं के। हर गैंग में 2-2, 4-4 महिलाएं थीं। खाना बनाने के लिए सहयोगी के रूप में महिलाओं की ज़रूरत पड़ती थी। उसमें उनका काम होता था। और कभी कभी जो डाकू गिरोह का सरदार या होता था, वो उनके साथ जो है, जो एक रिलेशन है वो भी उनका डेवलप हो जाता था, जो कि फूलन का भी बना विक्रम मल्ला से। विक्रम मल्ला से जब उनका रिलेशन बन गया तो उसमें ये हुआ कि एक जो गैंग का लीडर था, जो कि उनका वो गुजर समाज से था, तो उसने जो है फूलन के साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए। जब ज़बरदस्ती करनी चाहिए तो उसने, विक्रम मल्ला ने उसकी हत्या कर दी। श्री राम लाला राम जो कि ठाकुर थे, जब वो बाद में उस गैंग में ज्वाइन हुए, वो असली लीडर थे उस गैंग के, तो उन्होंने कहा कि भाई विक्रम मल्ला, आपने अपने गैंग लीडर जो कि उस समय था, बाबू गुजर उसका नाम था शायद, उसको क्यों मारा? आपने एक औरत के लिए एक गैंग के लीडर को मार दिया। तो फिर उनकी आपस में उसमें जब हॉट टॉप हो गई तो उन्होंने विक्रम मल्ला को मारने का प्रयास किया। वो इसलिए वो उस गैंग से वो अलग हो गए। फिर बाद में उन्होंने ढूंढ के विक्रम मल्ला को मार दिया और फूलन को भी पकड़ लिया भीमई गांव में। तो जब भीमई गांव में पकड़ लिया तो उसके साथ डाकू गिरोह ने बदतमीज़ी की है या नहीं की है, लेकिन मैं मानता हूँ की है।
ठीक है जी जी। लेकिन आप मुझे बताइए कि डाकू गिरोह ने बदतमीजी की तो इसमें गांव के जो आम साधारण लोग हैं उनकी क्या गलती है? वो फूलन या कुछ लोगों का ये तर्क है। तो उस गिरोह में हम कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं उस गिरोह में जिन्होंने बदतमीजी की, जिन्होंने गलत व्यवहार किया उनके साथ, वो उस गांव के लोग शामिल नहीं थे? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जी। पुलिस रिपोर्ट बोल रही है ना। जी। 20 आदमी मार दिए और फूलन के गैंग के व्यक्ति को तो खरोच भी नहीं आई और 20 डाकू मर गए दूसरे गैंग के। अरे भाई वो भी तो सामने से गोली चलाते, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं, ना कोई हथियार था, ना वो डाकू थे, वो साधारण लोग थे गांव के। उनसे बातचीत करने के लिए उनको इकट्ठा करा गया और उनसे बातचीत करके उनकी हत्या करी गई। सिर्फ एक ही पर्पस था हत्या करने का, वो था इलाके में दहशत पैदा करना। दूसरा, सभी लोग ठाकुर नहीं है, सभी लोग उसमें। आपके हिसाब से गोलियां उन पर 20 पर किसने चलाई थी? खुद फूलन देवी ने या उनके गैंग के लोगों ने? नहीं, उनके गैंग के लोगों ने भी चलाई और फूलन ने भी चलाई।